बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है यूएसए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जिसका टाइम पीरियड सीएसएस के सिलेबस में लिखा है 1783 टू 1819। ये आप लोग देख सकते हैं सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है टाइम पीरियड, और ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो हमारे टॉपिक में सबसे पहले हम बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी इनिशियली यूएसए बनने के बाद, जिसमें ऑब्वियसली हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट को हम डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स किन दो ग्रुप्स के बीच में हो रही थी और कौन कौन सी दो पार्टीज इमर्ज हो रही थी। तो उन ग्रुप्स में सबसे पहला जो ग्रुप था वो फेडरलिस्ट का ग्रुप था और दूसरा एंटी फेडरलिस्ट का ग्रुप था। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे पार्टीज ऑफ फेडरलिस्ट एरा के बारे में। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई कौन कौन सी जो पार्टीज थी उनके क्या क्या फीचर्स थे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज थी उनके क्या क्या फीचर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेसिडेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो लाजमी सी बात है एक वीडियो में प्रेसिडेंट सारे कवर नहीं हो पाएंगे ये जो इस टाइम पीरियड में आते हैं, तो उसके लिए हमें हर प्रेसिडेंट के ऊपर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें इन तमाम प्रेसिडेंट्स की जो सर्विसेज है उनको देखना है, उनकी पॉलिसीज को देखना है, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की अपने टाइम पीरियड के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि 1789 में पहली गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जबकि आपने देखा कि 1783 को ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी, जिसके तहत इंग्लैंड ने यूएसए को रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो कंट्री तो उस टाइम बन चुका था, लेकिन गवर्नमेंट अब तक नहीं बन पाई थी। उसके लिए जरूरी था कि कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। वो कैसे सिलेक्ट हुए इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले हम इनकी जो कैबिनेट थी उसको हम देख लेते हैं। इनकी जो कैबिनेट में जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एडम्स, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे थॉमस जेफरसन। सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी का नाम था अलेक्जेंड्रा हैमिल्टन। सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो थे उनका नाम था हेनरी नॉक्स, और अटॉर्नी जनरल जो थे उनका नाम था एडमंड रेंडोल्फ। उसके अलावा बैकग्राउंड के अंदर हम ये भी देखते हैं कि टाइमलाइन क्या थी प्रेसिडेंट्स की। तो टाइमलाइन आप लोगों के सामने मैंने लिखी हुई है, जिसके अंदर 1789 से लेकर 1797 तक जॉर्ज वाशिंगटन ने हुकूमत की। उसके बाद 1797 से लेकर 1801 तक जॉन एडम्स ने यूएसए को संभाला। फिर जेफरसन आ गए 1801 से 1809 तक, और 1809 के बाद 1817 तक जेम्स मेडिसन ने हुकूमत की, और 1817 से 1825 तक जेम्स मॉनरो की हुकूमत थी। तो अभी हम जिस टाइम पीरियड में हैं वो है 1789 से 1797 के बीच का पीरियड, बल्कि आप ये कह लें कि इससे भी थोड़ा सा पहले का, क्योंकि हम अभी बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड में क्या था कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। दो ग्रुप्स मैंने आपको बताया बन चुके थे। जो पहला ग्रुप था उसका नाम था फेडरलिस्ट, और इस पार्टी की जो मेजोरिटी थी वो नॉर्थर्न एरियाज में थी, और इनको वेल्थी ट्रेडर्स सपोर्ट किया करते थे, प्लांट ओनर्स इनको सपोर्ट किया करते थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी ज्यादा थी। इस पार्टी के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो वाशिंगटन थे, हैमिल्टन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, मेडिसन थे, और जॉन एडम्स थे। एंटी फेडरलिस्ट जो थे उनको साउथर्न लोगों का सपोर्ट था, जिनमें पुअर फार्मर्स थे, और ये आपको बताया मैंने लेस पॉपुलेटेड थे। इनके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स थे वो थे जेफरसन और जॉर्ज मेसन। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि भाई फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल डिफरेंसेस को देखेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस में जो प्रेसिडेंट्स की जो पावर थी, तो फेडरलिस्ट ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर मिलनी चाहिए, जैसे कि वीटो पावर। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर ये होती है कि जब भी पार्लियामेंट कोई बिल मंजूर करता है तो फिर वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ये कह दे कि भाई मैं नहीं करता इस पे साइन, या उसके अंदर वो कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह लगा देता है, तो इसको हम कहते हैं वीटो पावर, यानी कि किसी भी लॉ को पास होने से प्रेसिडेंट आपका जो है वो रोक सकता है। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास ज्यादा रहें, यानी कि एक कॉन्फेडरेशन बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि भाई जो सूबे हैं जितने भी, उनकी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा हो, यानी कि अपने अपने स्टेट में हर स्टेट का जो गवर्नर होगा उसको इख्तियार होगा कि वो अपने सूबे में जो मर्जी ये चाहे कर सकता है। तो ये एंटी फेडरलिस्ट की डिमांड थी। उसके बाद हम बैलेंस ऑफ पावर का देखते हैं कि स्टेट और फेडरल का जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो जो फेडरलिस्ट थे वो चाहते थे कि भाई स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि भाई यानी कि जो सूबे हैं उनके पास ज्यादा इख्तियारात होने चाहिए। और एंटी फेडरलिस्ट ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि वो कॉलोनीज का हाल देख चुके थे। जो कॉलोनीज के अंदर जो चार्टर अब इंप्लीमेंट होता था उसका नाम था आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन, और उसी को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर वो लोग चलते थे। अब लाजमी सी बात है वो जो आर्टिकल्स थे वो मोनार्क्स ने लिखे थे, वो बादशाहों ने लिखे थे, तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लिखे थे वो, यानी कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको वो लोग ज्यादा इख्तियार देने की बात करते थे, और तमाम सूबों के जो अफेयर्स होंगे वो सेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी कि एक हुकूमत उनको संभालेगी, हर सूबे का अपना अपना इख्तियार नहीं होगा।
तो यही वो वजह थी कि जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो डिमांड करते थे कि हमें स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनानी चाहिए जिसमें सूबों के इख्तियार क्या होंगे, ज्यादा होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या थी दोनों की? फेडरलिस्ट की पॉलिटिकल फिलॉसफी ये थी कि जो कॉमन पीपल है यानी कि जो आम आदमी है वो इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो हुकूमत कर सके, उसको इतनी नो हाउ नहीं है। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो आम आदमी है पावर्स उसी के पास आए, जिसमें फेडरलिस्ट के पेपर्स भी कुछ मशहूर हुए। ये कोई डिफरेंस नहीं है फेडरलिस्ट पेपर्स, ये एक केस के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पेश किए गए थे, एक रिक्वेस्ट की गई थी, एक अपील की गई थी कि एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाई जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन जो होती है वो डिफेंस के लिए इफेक्टिव होती है। क्योंकि जब भी लड़ाई का मामला आता है तो सूबे जो है ना वो हर सूबा अपनी अपनी बात कर रहा होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात कर रही होगी। तो इसीलिए ये केस दायर किया गया था, यानी कि एक अपील की गई थी। किसकी तरफ से की गई थी? ये फेडरलिस्ट की तरफ से की गई थी। 5th नंबर पे जो प्रेजेंटेशन टू कांग्रेस है, यानी कि कांग्रेस के अंदर किसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी कि जो कांग्रेस होगा उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो किन बेसिस के ऊपर सेलेक्ट होंगे। तो फेडरलिस्ट ये चाहते थे कि पॉपुलेशन बेस्ड हो, यानी कि जिस सूबे की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उस सूबे की उतनी ज्यादा मेंबरशिप होगी कांग्रेस के अंदर। लेकिन एंटी फेडरलिस्ट ये चाहते थे कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेट्स की, हर स्टेट के इक्वल मेंबर्स होने चाहिए कांग्रेस के अंदर। अब इन दोनों के जो ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फेडरलिस्ट थे उनको नॉर्थन सपोर्ट करते थे, यानी कि नॉर्थ में उनका ज्यादा होल्ड था। तो अगर मैं यहाँ यूएसए का एक मैप बनाऊं जिसके अंदर यहाँ पर 13 कॉलोनीज हैं, तो जो ऊपर वाली है नॉर्थन कॉलोनीज, यहाँ पर फेडरलिस्ट का होल्ड था, और जो नीचे वाली साउथर्न कॉलोनीज हैं यहाँ पर होल्ड किसका था? एंटी फेडरलिस्ट का होल्ड था। तो ये इनका ज्योग्राफिकल डिफरेंस था। अब हम देखते हैं इनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या क्या थे। तो पहले नंबर पे है डिफरेंस ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि लाजमी सी बात है, मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न एरियाज थे वहां पर वेल्थी ट्रेडर्स थे और वहां पर इंडस्ट्री भी थी। तो जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि भाई हम इंडस्ट्री बेस्ड पॉलिसीज बनाएं, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जहां पर इंडस्ट्रीज को फोकस किया जाए और जो कैपिटलिज्म है यानी कि सरमायादाराना निजाम उसको बरकरार रखा जाए। अभी कैपिटलिज्म क्या होता है इसके बारे में हम इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप लोग गूगल पे टाइप करके भी कैपिटलिज्म की एक लाइन वाली डेफिनेशन को देख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको हम डिटेल में तब बात करेंगे जब हम कोल्ड वॉर एरा की बात करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर जो हुई थी वो इसी नजरिए की वजह से हुई थी। एक तरफ कैपिटलिज्म था और दूसरी तरफ कम्युनिज्म था। तो यहाँ पर जो फेडरलिस्ट है वो कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि पुअर फार्मर्स के लिए पॉलिसीज बनाई जाएं, यानी कि ऐसी पॉलिसीज ना बने जिसके अंदर जो इंडस्ट्री का ओनर है वो सारा का सारा प्रॉफिट ले जाए और जो लेबर है, वर्कर्स हैं, उनको वो एक सैलरी फिक्स कर दे उनके लिए। तो एंटी फेडरलिस्ट जो थे वो वेलफेयर चाहते थे, यानी कि ऐसे काम किए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से जिनके अंदर आम आवाम का फायदा हो, गरीबों का फायदा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू टैक्सेस के बारे में। न्यू टैक्सेस के बारे में फेडरलिस्ट का ये ख्याल था कि भाई टैक्सेस लगाने चाहिए ताकि जो फेडरल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सके। लेकिन लाजमी सी बात है एंटी फेडरलिस्ट क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि भाई ये बिल्कुल भी ये टैक्सेस बिल्कुल भी ना लगाए जाएं, क्योंकि ये गरीब लोगों के लिए ठीक नहीं है। अब इसके अंदर एक मिसाल सबसे बड़ी आप लोगों के सामने मैं लिखी हुई है विस्की रेवोल्यूशन की, क्योंकि जब टैक्सेस लगाए गए थे तो सबसे पहले फार्मर्स ने ही 15,000 फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि भाई हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिर फायदा नहीं होता। अब ये विस्की रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। जो अगला डिफरेंस है इनके बीच का वो है इश्यूज ऑफ फेडरल लोन। अब लाजमी सी बात है जो रेवोल्यूशनरी वॉर हुई थी उसमें तमाम जो स्टेट्स थी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, तो वो जो पैसा इकट्ठा हुआ था वो रिजर्व्स थे, तो उन्हीं रिजर्व्स में से पैसा निकाल कर फिर वॉर के लिए खर्च किया गया। तो अब लाजमी सी बात है वो कर्जा चुकाना भी है क्योंकि वो हुकूमत का पैसा था, हुकूमत का वो खजाना था, उसका जो लेवल है उसको दोबारा से पूरा करना है ताकि अगर दोबारा कभी स्टेट के ऊपर कोई मुसीबत आए तो फिर हम उन रिजर्व से पैसा निकाल सकें। तो इसीलिए फेडरलिस्ट ये चाहते थे कि भाई वो जो कर्जे हैं वो दोबारा पे कर दिए जाएं। लेकिन एंटी फेडरलिस्ट ये नहीं चाहते थे, वो ये चाहते थे कि भाई जो गुजर गया सो गुजर गया, अब दोबारा से टैक्सेस वगैरह इकट्ठे होंगे तो फिर जो रिजर्व बनेगा सो बनेगा, लेकिन फिलहाल हम वो जो लोन है वो पे नहीं करेंगे। अगला जो इकोनॉमिक डिफरेंस है इनके बीच में वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक का। तो जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि भाई सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वही पॉलिसी बनाएगी। तो फेडरलिस्ट क्या चाहते थे कि सेंट्रल बैंक बनना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक का क्या मकसद होता है? सेंट्रल बैंक का यही मकसद होता है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं एक मुल्क के अंदर उनको वह रेगुलेट करे, और अगर कहीं क्राइसिस का चांस है तो उसको स्पेकुलेशन करके उस आने वाले क्राइसिस को पहले ही कंट्रोल किया जा सके। तो ये सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो ये नहीं चाहते थे, वो लाजिम बात है वो यही चाहते थे कि भाई हर सूबे का अपना अपना बैंक होना चाहिए, और उन्होंने इसको यही समझा, यही कंसीडर किया कि भाई ये नॉर्थर्न डोमिनेशन का एक स्टेप है और ये हमारे ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। अब करेंसी की बात करते हैं तो जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि भाई तमाम सूबों की एक ही करेंसी होनी चाहिए, तमाम कॉलोनीज की एक ही करेंसी होनी चाहिए, लेकिन
लेकिन एंटी फेडरलिस्ट जो थे वो ये चाहते थे कि भाई हर स्टेट की अपनी अपनी करेंसी होनी चाहिए, हर कॉलोनी को इजाजत मिलनी चाहिए कि वो अपनी अपनी करेंसी को प्रिंट आउट कर सके। टैरिफ्स के बारे में एंटी फेडरलिस्ट जो थे वो अपोज करते थे कि भाई टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे जो भी इंपोर्ट होगा, लेकिन जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि भाई हाई टैरिफ लगाए जाएं ताकि अपनी मार्केट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। अपनी मार्केट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? अपनी मार्केट को ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि जब आप किसी मुल्क से कुछ सामान मंगवाते हो और वो बाहर के मुल्क से आपको सस्ता पड़ रहा होता है, तो लाजमी सी बात है अगर आप अपने मुल्क में भी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके वाले जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत गिर जाएगी, तो आपका वाला जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप जो बाहर से मंगवा रहे हो उसकी कीमत तो सस्ती है ना। तो इसके लिए हुकूमत क्या करती है कि इसके लिए जो इम्पोर्ट्स वो करती है उसके ऊपर टैरिफ्स इतने लगा देती है कि अगर हम सेम प्रोडक्ट अपने मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोनों की जो कीमत है, दोनों की जो प्राइसेस हैं, उनके बीच में एक बैलेंस कायम रह सके और आप अपने जो कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस बात से प्रोटेक्ट कर सकें कि वो महंगे हो जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं। इसीलिए आप जो दूसरे मुल्क का जो प्रोडक्ट है उसको भी महंगा कर देते हैं जानबूझ के। तो इसको कहते हैं मार्केट प्रोटेक्शनिज्म। इस टॉपिक को हम बाद में डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है आप लोगों के लिए। अगला जो डिफरेंस था दोनों के बीच का वो ये था कि जुडिशरी स्ट्रक्चर का। तो जो फेडरलिस्ट थे वो ये चाहते थे, बल्कि चाहते क्या थे, एक जुडिशियल एक्ट पास किया गया था 1789 के अंदर। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? इस एक्ट के तहत ये हुआ था कि स्टेट्स के लिए कोई भी कोर्ट नहीं बनाई गई थी, उसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया था कि स्टेट्स के लिए अगर कोर्ट होंगी उनका क्या स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी और हायरार्की को डिफाइन नहीं किया गया था, वो कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया था कि वो कांग्रेस उसको डिसाइड कर ले बाद में। अब लाजमी सी बात है जो एंटी फेडरलिस्ट थे उन्होंने इसको बहुत ज्यादा ओपोज किया, क्योंकि उनके साथ बहुत नाइंसाफी थी कि उनके स्टेट्स में कोई कोर्ट्स नहीं थी। अभी अगर कोई केस करना होता तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता। तो आप समझ रहे हैं कोई स्ट्रक्चर नहीं था उनका, इसीलिए इस एक्ट को बहुत ज्यादा ओपोज किया किसने? एंटी फेडरलिस्ट ने। अगला डिफरेंस हम देख लेते हैं बिल ऑफ राइट्स का। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पहली 10 अमेंडमेंट्स हैं उनको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स क्यों नहीं लिखे हैं पूरे, क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए का एक अलग टॉपिक है सिलेबस के अंदर, तो जब हम उसके ऊपर आएंगे तो फिर हम बिल ऑफ राइट्स के ऊपर एट लेंथ बात करेंगे। साथ ही साथ हम यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर हम एट लेंथ बात करेंगे और उसकी खाल उतारेंगे हम कि भाई एक एक चीज को हम देखेंगे डिटेल में, और फिर हम उसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे कि भाई उनके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं। साथ ही साथ हम उनकी अमेंडमेंट्स को भी देखेंगे और जो उसके अंदर आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी हम एट लेंथ बात करेंगे। तो इसके ऊपर आप लोग टेंशन ना लें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बता रहा, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम में ही आया था। तो मैं इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है उसको स्किप कर रहा हूँ, ताकि हम जब उसका नंबर आए, जब इसकी बारी आए, आप लोग देख सकते हैं सिलेबस के अंदर 5th नंबर पे टॉपिक है, तो जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो फिर हम बैकग्राउंड के अंदर जरूर डिस्कस कर लेंगे कि भाई वो एरा किसका था, वो वॉशिंगटन का एरा था। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई वॉशिंगटन के एरा में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था और उसके अंदर इनिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी उनको भी हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। अब अगर इस टॉपिक के अंदर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एलिमेंट आता है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। मैं बहरहाल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उसी वक्त ब्रीफली एक ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को उस चीज का, लेकिन हम एट लेंथ इंशाल्लाह जब दोबारा वीडियो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के ऊपर तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो बिल ऑफ राइट्स के बारे में आप लोगों को बता दिया कि भाई जो फेडरलिस्ट थे उन्होंने इसको अपोज किया था, वो ये चाहते थे कि भाई ये बिल ऑफ राइट्स पास ना हो, क्योंकि भाई ये एंटी फेडरलिस्ट के हक में जा रहे थे और उन्हीं की ये डिमांड थी कि भाई बिल ऑफ राइट्स पास होने चाहिए जिसके अंदर राइट्स थे, लाजमी सी बात है। तो एंटी फेडरलिस्ट की डिमांड के ऊपर ये बिल पास हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 10 अमेंडमेंट्स की गई थी। अब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर दोनों के बारे में, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भाई उस वक्त था क्या। उस वक्त आपको पता है नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में। तो हुआ ये था कि ब्रिटिश ने 250 अमेरिकन शिप्स को सीज कर लिया था और उन शिप्स का जो क्रू था उसको फिर ब्रिटिश ने फोर्स करना शुरू किया कि भाई आप हमारे लिए काम करें, हमारी आर्मी को आप सर्व करें। तो उस वक्त वॉशिंगटन जो था, जो कि फेडरलिस्ट था, उसने ये डिसाइड किया कि भाई हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन लाजमी सी बात है जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो इसके ऑपोजिट थे, वो ये चाहते थे कि भाई हम इंटरवीन करें और फ्रेंच को सपोर्ट करें, क्योंकि लाजमी सी बात है ब्रिटिश ने उनके जहाज भी पकड़ लिए थे, उनके बंदों को भी वो फोर्स करा था अपने लिए काम करवाने के लिए। तो यहाँ पर इनके डिफरेंसेस खत्म होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई जो फेडरलिस्ट एरा था, यानी कि यही जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर पार्टीज कौन कौन सी थी। अब लाजमी सी बात है पार्टीज का तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भाई एक पार्टी जो थी वो फेडरलिस्ट थी और दूसरी पार्टी जो थी वो एंटी फेडरलिस्ट पार्टी थी। तो हम देख लेते हैं कि इनके जो फीचर्स थे। सबसे पहले हम इसका ये देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि भाई यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब डिस्कस करेंगे तब भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई उसके अंदर पार्टी सिस्टम की कोई बात नहीं हुई। ये नहीं कहा
गया कि भाई एक पार्टी होनी चाहिए यूएसए में या 2 पार्टीज होनी चाहिए, ये बात कोई नहीं उसके अंदर की गई, कहीं पर भी कोई पॉइंट भी मेंशन नहीं किया गया। और यही कंसीडर किया गया कि भाई ये एक सेल्फ फंक्शनिंग प्रोसेस है, यानी कि खुद ब खुद ये सिस्टम बनता रहता है, पार्टीज खुद ब खुद बनती रहती हैं, इसको हम खुद से नहीं, इसको हम मैनुअली इसको हम नहीं मैनेज कर सकते। तो पहली जो पार्टी थी हमारे पास वो फेडरलिस्ट पार्टी थी। ऑब्वियसली इनका जो पहला फीचर था वो ये था कि ये लूज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। क्या मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक बात लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बात लिखी हुई है कि भाई चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, तो अब इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी कि इसके अंदर डिटेल देखी जाएगी अब कि भाई उस बंदे ने जो चोरी की वो किस नौयत की चोरी थी, क्या उसने किसी मजबूरी के तहत तो चोरी नहीं की, क्या वो पहले से चोर था। इस तरह की उसके अंदर बातें निकाली जाएंगी और हद दर्जे तक कोशिश की जाएगी कि इस चोर के हाथ ना काटे जाएं। तो इसको हम कहते हैं लूज कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऑपोजिट कौन सा होता है? इसके ऑपोजिट होता है स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो लूज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थी और वो यही चाहती थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बात लिखी हुई है तो उसको एज इट इज नहीं मानना है। हाँ, जहां पर अपना फायदा होगा वहां पर उसको एज इट इज मान लिया जाएगा, लेकिन जहां पर लाजमी सी बात है अपने ऊपर कोई बात आ रही होगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तावीलात निकालेंगे, हम यहाँ वहाँ की बातें निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी ना किसी तरीके से ये मुसीबत हमारे ऊपर से टल जाए। फेडरलिस्ट पार्टी जो थी वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज्यादा सपोर्टर थी, लेकिन वो लूज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थी। इसी बेस पर उनका इख्तलाफ था किसके साथ? दूसरी पार्टी के साथ। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट को प्रेफर करती थी। इसके जो मेन लीडर थे वो वाशिंगटन और जॉन एडम्स थे। अगली बात ये कि जो फेडरलिस्ट पार्टी थी वो रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करती थी। अभी रिपब्लिकनिज्म क्या है? रिपब्लिकनिज्म का मतलब ये है कि देखिए पहले ऐसा होता था कि भाई बादशाहों की हुकूमत बनती थी, यानी कि शहनशाह, शहजादा, राजा, महाराजा, जहां पना, इस तरह के अल्फाज सुने होंगे ना आप लोगों ने। तो ये सब आते थे मोनार्की में। तो जो मोनार्की का जो स्ट्रक्चर होता है, मोनार्की का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसके अंदर यही चीजें होती हैं, बादशाह, शहजादा, राजा, महाराजा। तो इस सिस्टम को खत्म करने की बात हुई थी, क्योंकि लाजमी सी बात है इसी सिस्टम के खिलाफ तो रिवॉल्ट किया था इन्होंने, तो इस सिस्टम को ये लोग मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अब ये लोग यही चाहते थे कि भाई इलेक्शंस के जरिए हुकूमत बने करे आइंदा। ये ना हो कि भाई एक बंदा प्रेसिडेंट बन गया है, अगली दफा उसका जो बेटा होगा वो उसको प्रेसिडेंट बना देगा। ये सिस्टम को खत्म करना ही असल में रिपब्लिकनिज्म है। और आप लोगों को मैंने बता दिया कि इनको जो सपोर्ट था वो ट्रेडर्स का सपोर्ट था, यानी कि जो अमीर लोग थे उनका उनको सपोर्ट था, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी। अगली जो पार्टी है हमारे पास वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, यानी कि एंटी फेडरलिस्ट। तो इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। अब इनके हम फीचर्स देख लेते हैं। अब ये जो पार्टी थी ये जेफरसन इसको लीड कर रहे थे, और पिछली जो पार्टी थी उसको कौन लीड कर रहे थे? उसको जॉर्ज वाशिंगटन लीड कर रहे थे, और इस वाली को जेफरसन लीड कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ये स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले थे। अगली बात ये कि ये लोग स्ट्रॉन्ग स्टेट गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि भाई ये लोग एक कॉन्फेडरेशन बनाना चाहते थे जिसके अंदर सूबों के ज्यादा इख्तियार होने चाहिए। इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? पुअर फार्मर्स थे, और आप लोगों को मैंने पहले बताया कि वो लेस पॉपुलेटेड है। अब यहाँ पर मजे की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फेडरलिस्ट पार्टी के और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी के जो फीचर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं ये बिल्कुल 4-5 दाने लिखे हुए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इसके ऊपर सवाल आ जाता है तो हमने जो अभी डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के बीच के, उन तमाम पॉइंट्स को आप एज अ फीचर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी एक पार्टी के ऊपर सवाल आ जाता है कि भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स के फीचर्स बताएं हमें, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो भी हमने डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं, तो एंटी फेडरलिस्ट के बारे में अगर बात होती है यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स के बारे में, तो आप लोग ये तमाम फीचर्स वहां पर लिख देंगे। और अगर फेडरलिस्ट पार्टी के बारे में कोई सवाल आ जाता है तो ये तमाम फीचर्स जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये तमाम आप लोग हेडिंग्स डाल के इनके बारे में 2-2 लाइन में 3-3 लाइन में आप लोग बता देंगे, तो ये आप लोगों का सवाल इस तरह से हल हो जाएगा। तो दोस्तों जो पार्ट 1 है हमारी वीडियो का, हमारे टॉपिक का, वो यहाँ पर खत्म होता है। अगली जो वीडियो होगी वो हम पूरी की पूरी जॉर्ज वाशिंगटन के ऊपर बनाएंगे, और हम उसके अंदर बात करेंगे कि भाई जॉर्ज वाशिंगटन की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या थी और उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी। लेकिन मैं आप लोगों को पहले बताया कि जॉर्ज वाशिंगटन के एरा में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया था, और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे जब उसका नंबर आएगा, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है यूएस हिस्ट्री के सिलेबस में। तो जब उसकी बारी आएगी तभी उसको हम डिस्कस कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बारे में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। तो अपनी इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर वाकई में ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस को एनेबल कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इनबॉक्स में मिल जाए आपके। क्योंकि मेरा ये चैनल अभी न्यू है तो इसको रैंकिंग में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की जो रैंकिंग है वो ऊपर आ सके और सर्च बार में मेरा चैनल सर्च किया जा सके इजीली। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।